ओके भाई, टैक्स वालों, लेक्चर नंबर 14 है। मुझे अब याद नहीं कि 13 था क्या 14 था। बहरहाल जो भी हुआ मैनेज कर लीजिएगा। आज बरोज़ जुमा तारीख़ 24 नवंबर को ये लेक्चर आपके सामने रिकॉर्ड हो रहा है। तो 23 नवंबर को जो भी लेक्चर नंबर था वो आप देख लीजिएगा। मेरे हाल में शायद 13 ही था कि पता नहीं 12 था, जो भी था। बहरहाल उस हिसाब से हम ये देख लेंगे। अगर कोई करेक्शन हुई तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा ताकि कल मैं इसको अपने लेक्चर में बता दूंगा। और वो आ गया जिसका सबको इंतज़ार था, वो नहीं आ सकता आज। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 पे आ जाइए जी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन, ये एक चैप्टर है जो कि हम आज पढ़ेंगे और उम्मीद है कि हम अपने मुकर्ररा वक्त के अंदर इसको ख़त्म करने के काबिल हो जाएंगे और ये चैप्टर फिर आपको मुबारक होगा। आप लोगों ने ये चैप्टर ओवर द वीकेंड बड़े अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसकी वजह यह है कि आपको बताया था कि पहले 3 चैप्टर में से 10 नंबर का सवाल लाजमी है और आपने इस 10 नंबर को 10 में से 10 वाली बात करनी है, 10 में से 9 वाली बात भी नहीं करनी। डेफिनेशंस ऑफ टैक्सेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन लॉ, वो कहते हैं सबसे पहले तो आपको ये बता दिया जाए कि टैक्स की डेफिनेशन क्या है और टैक्सेशन के कवानीन के ऑब्जेक्टिव्स मकासद क्या हैं। टैक्स इज डिफाइंड एज फॉलोज। टैक्स की डेफिनेशन है टैक्स इज कलेक्शन ऑफ शेयर ऑफ इंडिविजुअल। टैक्स क्या है जी? टैक्स जो है वो कलेक्शन है, इकट्ठा करना है। क्या? शेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस इनकम बाय गवर्नमेंट। जो भी किसी शख्स इंडिविजुअल की इनकम या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की इनकम होती है उसमें जो हुकूमत का हिस्सा होता है वो टैक्स है अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ। और ये कोई जगह टैक्स नहीं है भाई कि जी बदमाशी से इकट्ठा कर रहे हैं। अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ, कानून के छतरी के नीचे आपकी इनकम और कंपनी की इनकम में से जो हिस्सा हुकूमत के पास जाता है उसको इकट्ठे करने का नाम है टैक्स। मैन, टैक्स। टैक्सेशन इज यूज बाय गवर्नमेंट फॉर इंक्रीजिंग रेवेन्यू अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ। टैक्स जो है वो हुकूमत इस्तेमाल करती है कानून के साए के तले अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। किस लिए? टू प्रोमोट वेलफेयर, फलाह बहबूद एंड प्रोटेक्शन फॉर इट्स सिटीजन, और अपने शहरियों की हिफाजत के लिए। ओके तो टैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है रेवेन्यू बढ़ाने के लिए और ताकि लोगों की फलाह बहबूद हो सके और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हो। आगे चलें। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन। तो टैक्सेशन के, अच्छा, टैक्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना वो तो असल में होता है पैसा इकट्ठा करना, रेवेन्यू इकट्ठा करना। क्या टैक्स का कोई ऐसा फायदा भी हो सकता है जिसका ताल्लुक पैसे से ना हो, किसी और से हो? वो बात बताने लगा है। वो कह रहा है भाई सिर्फ टैक्स का मतलब पैसे इकट्ठे करना नहीं होता बल्कि इसके अलावा भी टैक्स से कुछ फवायद होते हैं। द मेन पर्पज ऑफ टैक्सेशन इज टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। वो कहता है मेन मकसद तो पैसा इकट्ठा करना ही है। द गवर्नमेंट लेविज टैक्स टू अचीव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। वो कहता है कि हुकूमत जो टैक्स लगाती है ना उसके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा, ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है ना ये नॉन रेवेन्यू नहीं, ये तो रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं। नॉन रेवेन्यू तो इसके बाद शुरू हो रहे हैं, तो हेडिंग के नीचे लिखे हुए बहरहाल, लेकिन ये पहले 3 जो है ना 1 2 3 ये रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो कहता है पहला ऑब्जेक्टिव है टू कलेक्ट रेवेन्यू टू रन एंड एडमिनिस्टर गवर्नमेंट। वो कह रहा है कि टैक्स का पहला रेवेन्यू मकसद ये है कि आप पैसा इकट्ठा करें ताकि आप हुकूमत के इंतज़ामी मामलात चला सकें। फिर वो कहता है टैक्स इज़ अ टूल फॉर इम्प्लांटिंग इट्स पॉलिसीज़। टैक्स एक ज़रिया है जिससे आप अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। और टैक्स से ज़ाहिर बात है पैसे होंगे, एफबीआर पे पैसा लगाएंगे और एफबीआर जो है वो क्या करेगा, तो वही तो आपको इम्प्लीमेंट करता है सारी हुकूमत का काम तो है सिर्फ डिसीजन करना, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है सारी वो तो एफबीआर के पास है ना। तो हुकूमत जब तक एफबीआर को बेहतर नहीं करेगी, मुनज़्ज़म नहीं करेगी, उस पर पैसे नहीं लगाएगी तो कैसे पॉलिसीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी। टैक्स इज़ यूज फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। दौलत की मुनसिफाना तकसीम के लिए टैक्स इस्तेमाल होता है। गरीबों से लेकर अमीरों को टैक्स दिया जाता है। आई एम सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। अमीरों से लेकर गरीबों को दिया जाता है टैक्स। जो अमीर लोग होते हैं उन पे टैक्स परसेंटेज ज़्यादा होती है, याद है टेबल 1 टेबल 2। तो उनसे टैक्स लेके तो गरीबों को दिया जाता है। आप लोग अमीर लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, तो आप लोगों से टैक्स लेके तो फिर हम गरीबों पर लगाया जाएगा। ओके ले जी, ये तो 3 रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब आइए नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स पे। इन एडिशन टू फाइनेंस गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, वो कहते हैं कि जी हुकूमत के खर्चात पूरे करने के अलावा टैक्स इज यूज एज अ टूल टू कैरी आउट नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो कहते हैं कि टैक्स एक जरिया है कि आपका जो कौमी मकसद है किस चीज़ का, समाजी और मुआशी तरक्की का। तो सर टैक्स जो है उससे समाजी और मुआशी तरक्की होती है। वो कैसे होती है ये 1 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं और ये सारे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई, ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है। पेपर में आ जाए नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव लिखो, 1 से 12 तक लिख दीजिएगा। ऑब्वियसली नंबर देख के, 2 नंबर के लिए तो 12 नहीं ना लिखेंगे आप। गवर्नमेंट कैन एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स बाय इंट्रोड्यूसिंग एग्जेम्पशंस।
आज हुकूमत कह दे कि पाकिस्तान में जितनी भी गाड़ियां बनेंगी वो सारी की सारी एग्जेम्प्ट हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं है, या हुकूमत आज ये कह दे कि पाकिस्तान में जितने भी आईफोन बनेंगे उसके ऊपर कोई पीटीए नहीं है, तो सोचें सर पाकिस्तानी आईफोन्स की डिमांड कहाँ की कहाँ पहुँचती। तो गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की पॉलिसी बनाकर किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ा सकती है। बट चार्जिंग हाई टैक्स रेट्स ऑन इम्पोर्ट्स द गवर्नमेंट कैन एनकरेज लोकल परचेज। सर जी, अगर आप लैंड क्रूज़र देखेंगे ना तो लैंड क्रूज़र की असल कीमत है 4 करोड़, लेकिन जब वो पाकिस्तान पहुंचती है ना तो उसकी कीमत हो जाती है 15 करोड़। क्यों? क्योंकि 11 करोड़ रुपए के उसके ऊपर टैक्सेस हैं। तो सर इसीलिए आप लैंड क्रूज़र से इज्तनाब करें, पाकिस्तान की सुजुकी महरान चलाएं जो कि लोकल प्रोडक्शन है हमारी, लोकल परचेज। तो इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा टैक्स रेट लगा के हुकूमत जो है इनकरेज कर सकती है कि आप अपनी पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ें मेड इन पाकिस्तान खरीदें। टैक्सेस कैन बी यूज टू रिड्यूस इन इक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। दौलत की गैर मुनसफाना तकसीम, ये मैंने बात आपको बता दी, अमीरों से लेकर गरीबों को दी जाती है। टैक्स प्रिवेंट्स वेल्थ बीइंग कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड्स ऑफ द रिच। टैक्स जो है वो इस चीज़ को रोकता है कि दौलत जो है वो सिर्फ अमीरों के हाथ में है, अमीरों से लेकर गरीबों को दी जाती है। ये भी मिलता जुलता पॉइंट ही है। थ्रू टैक्स गवर्नमेंट कैन एनकाउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। टैक्स के जरिए हुकूमत जो है महंगाई के मामलात को रोक सकती है। कैसे? जैसे कि आप देख रहे हैं कि गाड़ियों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। अगर हुकूमत इनके ऊपर लगने वाले टैक्सेस को कम कर दे या ख़त्म कर दे तो गाड़ियां सस्ती हो जाएं। ठीक है जी, इन्फ्लेशन कम हो गई। इसी तरीके से बाकी चीज़ों के ऊपर भी ऐसे हो सकता है। टू प्रोमोट साइंस एंड इन्वेंशन, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, एनर्जी सिस्टम एंड मिलिट्री डिफेंस। तो भाई टैक्स जो है वो क्या करता है जी? वो प्रोमोट करता है आपकी जदीद साइंसी और इजादात को, आपके तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए, आपके सेहत के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, आपकी ये जो बिजली है इसके निज़ाम को बेहतर करने के लिए, और आपकी मिलिट्री डिफेंस, आपकी आर्मी के मामलात को बेहतर करने के लिए, ताकि आपका मुल्क जो है वो बेहतर हो सके। इट कैन बी यूज टू, यार बुजदार चुप कर जा, हंसी जा रहे हैं अभी फजूल में, पता है मुझे तू क्यों हंस रहा है। इट कैन बी यूज टू डिस्करेज इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। किस लिए भाई? ये बाहर के मुल्क में इन्वेस्टमेंट को रोकने में मदद कर सकता है। वजह? सर चैप्टर 6 आपने अभी नहीं पढ़ा। चैप्टर 6 के अंदर कुछ बातें लिखी हुई हैं कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको टैक्स में कुछ छूट मिलेगी। तो वो जो टैक्स में आपको छूट मिलेगी वो इसलिए मिलेगी कि आप बाहर के मुल्क इन्वेस्ट ना करें, आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें ताकि आपको टैक्स में कुछ बचत हो सके। तो ये वो बात कर रहा है कि टैक्स के जरिए हम बाहर के मुल्क में इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जरा आधा मिनट साथ वाले से गुफ्तगू कर ले, मैं जरा पानी पी लूं। और बुजदार तू तो इंसान बन जाना। ओके, टैक्स कैन बी यूज्ड एज अ बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। सर दूसरे ममालिक के साथ तिजारत करने के लिए भी टैक्स काम आ सकता है। वो भला कैसे? मिसाल के तौर पे काकड़ साहब अगर नरेंद्र मोदी साहब को जाके ये कहें कि सर देखें गुर्बत जो है वो दोनों साइड्स का मसला है, तो आप जो हमसे चीज़ें मंगवाते हैं आप अपने मुल्क पे उन पर टैक्स ना लगाएं, और हम जो आपसे चीज़ें खरीदते हैं हम अपने मुल्क में उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, तो दोनों जगह की गुर्बत के गरीब लोगों का जो है वो ज़रा फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, वो बारगेनिंग टूल भी कर सकते हैं ताकि दूसरे ममालिक के साथ नेगोशिएशन की जा सके। टैक्स लॉस कैन बी यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। अभी आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का ये पॉइंट वैसे हमने आज पढ़ना था, लेकिन चूंकि अब आज तो यहाँ पे सामने आप हमारे मौजूद नहीं है, तो भाई वो कहता है कि टैक्स के कवानीन जो है ना वो इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। उसकी वजह क्या है? वो इस तरीके से कि हम ये पढ़ेंगे कि अगर आपने किसी शख्स को कैश में पेमेंट कर दी तो सर वो दूसरे शख्स की इनकम बन जाती है। ये अदर सोर्स में मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा। तो फिलहाल इतनी बात समझ लें कि अगर कैश में कोई पेमेंट ले जाए ना तो वो इनकम बन जाती है, क्योंकि कैश की तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, लेकिन अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू करें तो वो बैंक स्टेटमेंट सारा कुछ उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। गवर्नमेंट कैन डिस्करेज यूज ऑफ हार्मफुल गुड्स बाय लेविंग हैवी रेट्स ऑफ टैक्स ऑन सर्टेन सेक्टर। सर सिगरेट की कंजम्पशन को कम करने के लिए अगर हुकूमत सिगरेट के ऊपर अन्नेवाह टैक्स लगा दे तो उसकी कंजम्पशन को रोका जा सकता है। टैक्स कैन बी यूज टू डिस्करेज सर्टेन अनडिजायरेबल सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज। सेम वही बात है कि सिगरेट की खपत को डिस्करेज करने के लिए हुकूमत जो है वो उन पे टैक्स लगा देगी।
गवर्नमेंट कैन एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग टैक्स क्रेडिट। चैप्टर 6 में ये बात पढ़ेंगे कि अगर आप कोई रिसर्च करते हैं या कोई डेवलपमेंट करते हैं, कोई नई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हुकूमत तब भी आपको टैक्स में कुछ छूट देती है। बल्कि ये चैप्टर 8 में है, आई एम सॉरी, चैप्टर 8 के अंदर ये बात लिखी हुई है। वहाँ पे जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ जाके हम ये देखेंगे कि किस तरीके से रिसर्च करने पे आपको टैक्स क्रेडिट जो है वो मिल सकते हैं, आपके टैक्स में बचत हो सकती है। ओके, नीचे एक एग्जांपल है, आपने सॉल्यूशन के आगे टैक्स लॉ पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव पे हाथ रख देना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही इसके अंदर पूछे थे। और नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट शुड मेमोराइज इट, याद करें इसे, पता लगे ताकि कौन सा टैक्स जो है उसका मकसद क्या है। आइए अगले सफ़े पे। उसके बाद है जी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉज, लिखा हुआ है जी एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का जिक्र चैप्टर नंबर 3 में बहुत डिटेल में मौजूद है। इन तमाम चीज़ें का, हाँ, ये तमाम चीज़ें हम चैप्टर 3 में जाके पढ़ेंगे। आप आ जाए जी टैक्स एज मींस फॉर डेवलपमेंट, टैक्स तामीर तरक्की का जरिया। ओके, टैक्स इज अ मेन सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। सर जी टैक्स ही तो तामीर तरक्की का जरिया है, टैक्स ही टैक्स है, और क्या है जिंदगी में। टैक्स हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एज फॉलोज, टैक्स जो है वो हुकूमत की तामीर तरक्की में एक किरदार अदा करता है। वो कैसे, आप पूछेंगे वो कैसे, वो ऐसे, एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स टू एग्रीकल्चरल सेक्टर टू प्रमोट एग्रीकल्चर। ले जी, जर्रई या ज़रात की इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया गया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़रात पे फोकस करें। मैन, चैरिटीज़ कैन बी एनकरेज बाय प्रोवाइडिंग टैक्स क्रेडिट्स ऑन दैम। भाईजान चैरिटीज़ की जानी चाहिए ताकि लोग जो है टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकें। सर चैप्टर 6 में लिखा हुआ है अगर आप कहीं पे खैरात देंगे तो उस पे आपको टैक्स में बचत मिलेगी। तो बस ठीक है सर, जब बचत मिलेगी तो चैप्टर 6 पढ़ेंगे तो डिटेल से देखेंगे। आपको भाई ये कैलकुलेट करना भी सिखाएगा कि चैरिटी देने पे कितना टैक्स क्रेडिट मिलता है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे सब। फिर कहता है जी इम्पोजिंग हाई कस्टम ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी आइटम्स विल एनकरेज लोकल मैन्युफैक्चरिंग। ये बात मैंने आपको बता दी थी कि अगर आप बाहर के मुल्क से कोई लैंड क्रूजर वगैरह मंगवाते हैं ना, तो वो लैंड क्रूजर के ऊपर ना अन्य टैक्स लगता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि भाई इंपोर्टेड चीज़ों को छोड़ो, लोकल सुजुकी मेहरान जो है ना वो खरीदो, उस पर टैक्स नहीं है। तो इसीलिए हाई टैक्सेस जब आप इंपोर्टेड आइटम्स या लग्जरी आइटम्स पर लगाएंगे तो फिर लोग उससे इज्तनाब करेंगे और लोकल चीज़ें खरीदेंगे, मुल्क की तरक्की होगी। जाहिर बात है मुल्क की तरक्की होगी मेरे भाई। आपके मुल्क के अंदर अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी तो आपके अपने मुल्क की अपनी ज़रूरियात भी पूरी होंगी, और अगर आपने ज़्यादा चीज़ें बना ली तो फिर एक्सपोर्ट भी होंगी। फिर दूसरा ये कि जाहिर बात है नौकरियाँ भी निकलेंगी, अगर एक इंडस्ट्री लगती है तो नौकरियाँ भी निकलती हैं, तो लोग बाहर के मुल्क कम मूव करेंगे। तो ये सब चीज़ें मुल्क की डेवलपमेंट में किरदार अदा करती हैं। टैक्सिंग रिच एट हायर रेट एंड लो इनकम ग्रुप एट लोअर रेट। तो ये बात तो हमने पढ़ ली है, हमारा टेबल 1 और टेबल 2 इस तरह का ही है कि अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगता है और गरीबों पे कम टैक्स लगता है। जो टेबल 1 है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे परसेंटेज ज़्यादा होती जाएगी। गवर्नमेंट कैन मार्क एरियाज एज टैक्स फ्री जोन, इंडस्ट्रियल जोन एंड इकोनॉमिक जोन टू प्रोवाइड टैक्स इंसेंटिव्स टू सच एरियाज। भाईजान पाकिस्तान के अंदर ना डिफरेंट एरियाज इन्होंने बनाए हुए हैं। सियालकोट के अंदर एक एरिया है, गवादर के अंदर एक एरिया है, वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा हुआ है कि अगर आप इन इलाकों के अंदर अपनी फैक्ट्री बनाएंगे ना तो हम आपको कुछ बेनिफिट्स देंगे। अब सियालकोट के अंदर आपको पता है जितना भी पाकिस्तान में खेलों का सामान है वो सारे का सारा एक्सपोर्ट होता है। तो अगर वो खेलों का सामान एक्सपोर्ट होता है तो वहाँ पे जो और एक्सपोर्ट होकर जारी बात है पाकिस्तान के पास डॉलर आते हैं, और डॉलर ही तो हमें चाहिए क्योंकि डॉलर ही की तो इस मुल्क में कमी है। हमने जिस दूसरे मुल्क से जो भी चीज़ खरीदनी है उसकी पेमेंट डॉलर में करनी है, तो डॉलर होंगे तो पेमेंट करेंगे ना, और डॉलर आएंगे एक्सपोर्ट से। तो वो कहते हैं कि अगर आप इस इलाके में अपनी कंपनी बनाएंगे तो फिर हम आपको बहुत ज़्यादा टैक्स बेनिफिट्स देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उन इलाकों में फैक्ट्रीज लगाएं और मुल्क का फ़ायदा हो। इसी तरीके से इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल जोन, ये भी सेम है, इनमें भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो ये बनाए हुए पाकिस्तान स्पेशल इकोनॉमिक जोन, गवादर इकोनॉमिक जोन, इस तरह करके इन्होंने बनाए हुए। इट विल एनकरेज बिजनेस कंसर्न्स टू एस्टैब्लिश बिजनेस यूनिट्स दैट विल ब्रिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और साथ ही साथ जारी बात है कि जब आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो इंडस्ट्री लगाने के साथ साथ आपको क्या होगा जी, नौकरियां भी निकलेंगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इस इन्वेस्टमेंट इन न्यू शेयर्स कैन बी एनकरेज थ्रू इंट्रोड्यूसिंग टैक्स क्रेडिट। ये भाई पहले हमारे कानून में होता था कि अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं ना तो खरीदने पे ना आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है, लेकिन अब वो प्रोविजन उड़ा दी हुई है उन्होंने, चैप्टर 6 में होती थी, वो प्रोविजन उड़ गई हुई है। इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी कैन बी एनकरेज थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट। वो कहता है कि नए प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट हो सकती है इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट। ये बात चैप्टर 6 में लिखी हुई है कि हम अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे ना तो प्लांट एंड मशीनरी खरीदने पे हमें कोई टैक्स में बचत होगी। तो इंशाल्लाह जब चैप्टर 6 पढ़ेंगे तो देखेंगे। आप फिलहाल एक दफ़ा ये 2.1 जो है ना ये क्या कहते हैं पढ़ लें एक दफ़ा।
ओके जी, आगे चलते हैं जी। काइंड्स ऑफ टैक्सेस, स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस कितने तरह के हैं जी, ये देख लेते हैं। प्रोपोर्शनल टैक्स, फ्लैट टैक्स। इट इज़ अ टैक्स वेयर द रेट ऑफ टैक्स इज फिक्स्ड। वो कहता है कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो कि प्रोपोर्शनल टैक्स होते हैं या फ्लैट टैक्स होते हैं। ये कौन से टैक्स होते हैं? जहां पे टैक्स का रेट जो है वो फिक्स होता है। अ फिक्स रेट इज अप्लाइड ऑन पर्सनस इनकम वेदर द इनकम इज हाई और लो। वो कहता है इनकम ज्यादा हो या कम हो, फिक्स रेट लगता है। आप याद करें डिविडेंड, डिविडेंड पे 15% का रेट है। सर अगर आप 100 रुपया डिविडेंड कमा रहे हैं तो भी आपने 15% टैक्स देना है। आप 1000 रुपया कमा रहे हैं तो भी 15% टैक्स देना है। अगर आप 10 लाख कमा रहे हैं तो भी 15%। अगर आप 1 अरब कमा रहे हैं तो भी 15%। तो इसका मतलब है कि ये प्रोपोर्शनल टैक्स है या फ्लैट टैक्स है। जितनी मर्जी इनकम कमाओ, टैक्स का परसेंटेज सेम रहेगी। बस ठीक है, आगे छोड़ें जो लिखा हुआ है। प्रोग्रेसिव टैक्स पे आए। प्रोग्रेसिव टैक्स होता है जी, इट इज अ टैक्स इन विच टैक्स रेट इंक्रीजेज एज द इनकम बेस इंक्रीजेज। वो कहता है जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ता है वैसे वैसे इनकम भी बढ़ती है। तो यही तो हमारा टेबल 1 टेबल 2 कहता है। अ प्रोग्रेसिव टैक्स रेट टेक्स अ लार्जर अमाउंट ऑफ टैक्स फ्रॉम द हाई इनकम ग्रुप एज कंपेयर टू द लो इनकम ग्रुप। वो कह रहे हैं कि जो प्रोग्रेसिव टैक्स है वो लार्जर अमाउंट टैक्स की लेता है हायर इनकम ग्रुप से का लो इनकम। जाहिर बात है जिसकी इनकम 4 लाख होगी या 8, उस पर तो कोई टैक्स नहीं होगा। 8 लाख वाले पे कम टैक्स होगा, 10 पे उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और जिसकी 60 70 लाख 80 लाख इनकम होगी उस पर तो सबसे ज़्यादा टैक्स होगा। आगे छोड़ें जो लिखा हुआ है। रिग्रेसिव पे आए। इट इज अ टैक्स वेयर टैक्स रेट डिक्रीजेज एज द अमाउंट ऑफ इनकम इंक्रीजेज। ये क्या बात हुई? वो कहता है कि ये एक ऐसा टैक्स है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स कम होगा। द हायर इनकम ग्रुप पेज लेस इन टैक्सेस देन द लोअर इनकम ग्रुप। वो कहता है कि जो जिस ग्रुप की ज्यादा इनकम होती है ना वो कम टैक्स पे करता है, और जिसकी कम इनकम होती है वो ज्यादा टैक्स पे करता है। ये क्या लॉजिक हुई भाई? ये तो बात समझ आ गई। चलें इसकी भी समझ आ गई, फ्लैट रेट ऑफ टैक्स। ये भी समझ आ गई, जिसकी ज्यादा इनकम उसका ज्यादा टैक्स, जिसकी कम इनकम जिसका कम टैक्स। लेकिन ये क्या बात हुई कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स जो है वो क्या हो रहा होगा, वैसे वैसे टैक्स कम हो रहा होगा। देखिए सर, दुनिया के ना कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहां पे क्या होता है जी, जहां पे लोग ना बड़े खुशहाल ममालिक में होता है ये, जो बहुत खुशहाल मुल्क होते हैं ना वहां पे ये होता है। वहां पे क्या होता है जी, लोग जो है ना वो काम नहीं करते। हुकूमत उनको ना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, यानी अगर आप काम नहीं भी कर रहे हैं ना तो हुकूमत मंथली आपको पैसे देगी। लेकिन उन मंथली पैसे देने के चक्करों में ना वो बंदे ना बिल्कुल अपने आप की ना वो सेहतें ख़राब कर लेते हैं। ना कोई काम है, सारा दिन वेले बैठे रहना, खाते रहना, या वैसे और कोई काम ना करना। तो ये बात ना हुकूमत को बड़ी बुरी लगती है कि यार ठीक है, हम खुशहाल लोग हैं, हम लोगों को पैसे दे सकते हैं, लेकिन ये लोग वेले फिरते रहते हैं। इसलिए हुकूमत ने कहा कि भाई अगर मैं आपको महीने का मिसाल के तौर पे $5000 दूंगा ना, तो अगर 5000 आपकी इनकम होगी ना तो इस पर टैक्स रेट होगा 80%, मिसाल के तौर पे। यानी 4000 इसमें से टैक्सेस में चला जाएगा, आपके पास सिर्फ 1000 बचेगा। हाँ, अगर आपकी इनकम हो गई 10,000 तो मैं आपका टैक्स कर दूंगा 20%, और फिर मैं आपसे सिर्फ 2000 टैक्स लूंगा। अब जारी बात है 5000 अगर हुकूमत दे रही है तो आप मजीद मेहनत करके उसको कोशिश करेंगे कि 10,000 पे पहुंचा दें ताकि टैक्स कम हो जाए। तो सर ये इसलिए है ताकि आप अपनी इनकम को इस लेवल पे लेकर आएं कि टैक्स कम हो जाए, ताकि आप काम करें। असल में काम करवाना ये मकसद है। तो ऐसे भी ममालिक हैं भाई दुनिया में जहाँ पे ऐसा होता है। तो इसका मतलब है कि हाई इनकम ग्रुप पेज लेस टैक्स, जिसकी ज़्यादा इनकम होती है वो कम टैक्स पे करता है, जिसकी कम इनकम होती है वो ज़्यादा टैक्स पे करता है। ठीक है जी, तो एक दफ़ा पढ़ लें जी काइंड्स ऑफ टैक्सेस, फिर आगे चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी ऑफ टैक्सेस पे। ओके जी, प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स। द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स। टैक्स लगाने के असूल। द बेनिफिट प्रिंसिपल,
दिस प्रिंसिपल सेज दैट टैक्सेस शुड बी बेस्ड ऑन बेनिफिट रिसीव्ड। ले जी, ये टैक्स लगाने के असूल हैं। आपने अगर लोगों पे टैक्स लगाना है तो आप इन बेसिस पे लगा सकते हैं। वो कहता है कि जी जो शख्स ज्यादा फायदे वसूल करता है ना, उस पर ज्यादा टैक्स होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल सेज दैट टैक्सेस शुड बी बेस्ड ऑन द बेनिफिट रिसीव्ड। इट मीन्स दैट दोज हु रिसीव द ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट शुड पे द मोस्ट टैक्सेस। इसका मतलब यह है कि जो हुकूमत के प्रोजेक्ट से ज़्यादा फ़ायदे उठाता है उसको टैक्स भी ज़्यादा पे करना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप मोटरवे इस्तेमाल करते हैं लाहौर से इस्लामाबाद की। अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद जाएं तो आपको 1100 रुपये टैक्स पे करना पड़ता है एक साइड का, आपने ज़्यादा फ़ायदा उठाया। लेकिन अगर आप रास्ते में कोई सरगोदा वाली साइड पे उतर जाएं तो ज़ाहिर बात है टैक्स आपका 400 या 500 बनेगा। इसका मतलब ये है कि जिस बंदे ने ज़्यादा फ़ायदा उठाया उससे ज़्यादा टैक्स वसूल होगा, और जिस बंदे ने कम फ़ायदा उठाया उससे कम टैक्स वसूल होगा। द बेनिफिट प्रिंसिपल इज कॉमनली यूज फॉर हाईवेज एटसेट्रा। लाइब्रेरी को तो छोड़ ही देना आप लोग, आपका लाइब्रेरी से क्या ताल्लुक। तो ये बेनिफिट प्रिंसिपल कहता है कि जी हाईवेज पे ये कॉमन लगता है, तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी। फिर दूसरा तरीकेकार है टैक्स लगाने का कि एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, कौन कितना टैक्स पे कर सकता है। ये वही बात है, अमीरों पे ज़्यादा टैक्स, गरीबों पे कम टैक्स। द टैक्स शुड बी बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे। अगर आपकी हैसियत ज़्यादा है टैक्स पे करने की तो फिर आपको ज़्यादा टैक्स पे करना चाहिए, और ऑब्वियसली वो तब होगा जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी। इट मीन्स दैट अ पर्सन हु इज अर्निंग मोर इनकम शुड पे मोर टैक्स। इसका मतलब यह है कि जो शख्स ज़्यादा कमा रहा है उसको टैक्स भी ज़्यादा पे करना चाहिए। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ इट, और जो भी प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स हैं वो उसकी एक मिसाल है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, इट सेज दैट इनकम्स एंड ट्रांजैक्शन शुड बी टैक्स एट फिक्स रेट। वो कहता है कि भाईजान इनकम और ट्रांजैक्शन जो है ना वो फिक्स रेट पे टैक्स होनी चाहिए, जैसे डिविडेंड पे टैक्स लग रहा है, जैसा मैंने आपको बताया। देयरफॉर पीपल हु आर अर्निंग मोर इनकम शुड पे मोर टैक्स। वो कह रहा है जो ज्यादा कमा रहे हैं ज्यादा टैक्स पे करेंगे। किस तरह, ये देखें, जो 100 कमा रहा है वो 15 रुपए टैक्स पे कर रहा है, जो इससे ज्यादा कमा रहा है वो इससे ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, जो इससे ज्यादा कमा रहा है वो इससे ज्यादा टैक्स पे कर रहा है। तो देखिए टैक्स बढ़ता जा रहा है लेकिन परसेंटेज नहीं बढ़ रही। तो यही बात वो कह रहा है कि भाई देयरफॉर पीपल हु आर अर्निंग मोर इनकम, तो वो लोग जो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं शैल पे मोर टैक्स, उनको ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए, बट नॉट एट हायर रेट, लेकिन रेट सेम रहेगा। ओके, तो ये बात यहां पर आ गई कि जो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं वो टैक्स तो ज़्यादा पे करेंगे लेकिन परसेंटेज सेम होगी। ओके, सो ये है जी असूल टैक्स लगाने के, प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स। 3 तरह से टैक्स लगाया जा सकता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तीनों ही चल रहे हैं। बेनिफिट प्रिंसिपल ये हाईवेज पे चल रहा है, एबिलिटी टू पे इनकम टैक्स में चल रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड के केस में चल रहा है। फिर आ गया जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉस, अच्छा टैक्स के असूल, अच्छे टैक्स की खसूसियात, सॉरी, कि जो अच्छे टैक्स कवानीन होते हैं उनकी खसूसियात क्या हैं, ज़रा चेक करते हैं कि पाकिस्तान में जो टैक्स कानून है, वैसे तो आपने भी पढ़े, कुछ नहीं है उसके अंदर, तो देख लेते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टैक्सेशन सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस कॉस्ट शुड बी लो। वो कहता है कि भाई एडमिन और कंप्लायंस कॉस्ट लो नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, लेट्स अज्यूम हुकूमत ने कानून बना दिया जी कि डिविडेंड पे टैक्स इकट्ठा करना है, उसके लिए 10,000 लोग भर्ती किए एफबीआर ने, ट्रेन किया उनको गाड़ियां प्रोवाइड की, उनको 5-5 लाख रुपया महीने की सैलरी दी, उनके लिए स्पेशल एक अलग से बिल्डिंग बनाई। उस बिल्डिंग में 10 फ्लोर्स थे, एक स्विमिंग पूल भी था, एक कैंटीन भी थी, सेंट्रली एयर कंडीशन, सोफे लगे हुए, लिफ्ट्स लगी हुई। पता ये लगा कि डिविडेंड की मद में टैक्स इकट्ठा करने के लिए हुकूमत ने जो खर्चा कर दिया इन सब चीज़ों पर, वो खर्चा था 10 अरब रुपये सालाना। हर साल हुकूमत डिविडेंड पे टैक्स इकट्ठा करने के लिए 10 अरब लगाती है, और पता ये लगता है कि जो टैक्स डिविडेंड की मद में कलेक्ट होता है वो सिर्फ 2 अरब रुपए है। तो मुझे बताइए ये कहीं की कोई अक्लमंदी है? ये कहीं की अक्लमंदी नहीं है कि टैक्स इकट्ठा करने की कॉस्ट ज़्यादा है और टैक्स इकट्ठा हो नहीं रहा। तो एडमिन एंड कंप्लायंस कॉस्ट शुड बी लो। वो कह रहे हैं कि इंतज़ामी मामलात और कानून की पासदारी करने की जो कॉस्ट है वो कम से कम होनी चाहिए। ओके, ट्रैफिक वार्डन ज़्यादा है, चलान की इनकम कम हो रही है, सारी सुधर गए। आगे चले। इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू द टैक्स पेयर। सर एक अच्छा टैक्स का जो कानून है ना वो लोगों को समझ आना चाहिए, ये नहीं है कि सर के ऊपर से गुजर रहा है। हाँ, अगर आप बुजदार जैसे हैं तो फिर तो आपको वाकई कुछ समझ नहीं आएगी। अच्छा, तो क्लियर कर दूं, ये वैसे ऑनलाइन है, आप लोगों का पता कुछ नहीं होता। जो बुजदार है ना, ये एक स्टूडेंट है मेरा, ये बड़ा प्यारा हमारा भाई है एक यहाँ पर, तो ये मेरा उनके साथ मजाक चलता रहता है। तो ये वो बुजदार हैं, तो इसलिए आप समझिएगा। सरदार जमशेद इकबाल नहीं,
हाँ यही नाम था, सरदार जमशेद इकबाल बुज़दार। बुज़दार मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने गलत नाम ले दिया, मेरे ख्याल में यही नाम था तुम्हारा, सरदार जमशेद इकबाल बुज़दार। तो भाई ये माशाल्लाह 3-4 सरदार जमशेद इकबाल बुज़दार हमारे भाई हैं, बड़े प्यारे भाई हैं हमारे, और हैं वैसे फारग ही, लेकिन हैं बड़े प्यारे भाई। आगे चलें, बुज़दार हंस रहा है आगे से, पढ़ नहीं रहा, हंस रहा है। तो भाई टैक्स का निज़ाम समझ आना चाहिए, तो हमारा टैक्स का निज़ाम माशाल्लाह समझ आता है। बुज़दार वैसे थोड़ा फ़ारग है, इसका दिमाग नहीं चलता इसलिए इसको समझ नहीं आता, बाकी सबको समझ आ जाता है। तो आप अगर फ़ारग हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कानून भी फ़ारग है। ओके, द बर्डन ऑफ टैक्सेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू द एबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर। वो कहता है कि जो टैक्स का बर्डन है ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए आपकी हैसियत के मुताबिक, दैट इज इट शुड बी प्रोग्रेसिव इन करेक्टर। और भाई छठी दफ़ा ये बात पढ़ रहे हैं कि जिसकी ज़्यादा इनकम होगी वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा, तो ठीक है भाई, हमारा टैक्स ऐसे ही है। द टैक्स शुड बी पेबल इन कैश, इट मीन्स दैट पेमेंट थ्रू चेक शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। क्या मतलब है इसका? वो कह रहे हैं कि भाई कैश में आपने टैक्स की पेमेंट करनी है, चेक के थ्रू नहीं करनी। आप सब लोग माशाल्लाह इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं, आप सब ने बीआरएस का टॉपिक पढ़ा हुआ है और आपको डिसऑनर चेक के बारे में पता है। आपका 5 करोड़ का टैक्स बना, आपने एफबीआर को चेक दिया और वापस आ गए, बाद में पता लगा कि चेक डिसऑनर हो गया, कहाँ एफबीआर वाले आपको ढूंढते फिरेंगे? तो इसीलिए बेहतर है कि आप कैश में ही सबमिट करवाएं। इट शुड बी मैंडेटरी नेचर, सर टैक्स पे करना लाजमी होना चाहिए, आपकी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। एंड शुड नॉट बी वॉलंटरी नेचर, ओके, तो टैक्स लाजमी लगना चाहिए, तो हमारा टैक्स लाजमी लगता है भाई। टैक्सेस शुड बी कलेक्टेड एट अ कन्वीनियंट टाइम फॉर टैक्स पेयर। भाईजान इजी हो गए, हमारा टैक्स ईयर है जी 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई 22 से 30 जून 23। अब जैसे ही साल खत्म हुआ 30 जून 23 को शाम 5 बजे आ गया कमिश्नर आपकी दुकान पे, कुर्सी डाल के बैठ गया और कहा पूरे साल की कैलकुलेशन करो, अपनी इनकम कैलकुलेट करो और अभी जो टैक्स का है ना अभी के अभी कैलकुलेट करो, और बैठो इधर, दुकानें शुकानें बाहर से बंद करो और बिठाओ बंदों को, कैलकुलेशन करो। मैंने बैंक के मैनेजर को भी कहा हुआ है कि जब तक तुम्हें ये बंदा टैक्स कैलकुलेट करके नहीं देगा तब तक तुमने अपना बैंक बंद नहीं करना। अब आप भी बैठे हुए हैं, आपका सारा स्टाफ भी बैठा हुआ है और आपका बैंक का जो मैनेजर है वो भी बैठा हुआ है कि कब ये भाई साहब टैक्स लेकर आएंगे। और रात सारी हो गई है, गुजर रही है, कैलकुलेशन हो नहीं रही, इतना ज़्यादा काम पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो बज़िद है इस बात पे कि नहीं भाईजान टैक्स चाहिए तो अभी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो कहता है कि भाई टैक्स जो है ना वो कन्वीनियंट टाइम पे होना चाहिए, ईजी होकर होना चाहिए। इसलिए हुकूमत ने एक वक्त दिया है, हुकूमत ने कहा है कि भाई इस रात 5 बजे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से घर जाओ, 3 महीने का टाइम तो मैं देता हूँ, चैप्टर 15 में पढ़ेंगे, साल खत्म होने के 3 महीने तक तुम्हारे पास टाइम है, आराम से पूरे साल की कैलकुलेशन करके फिर टैक्स दे दो। टैक्स शुड बी इम्पोज्ड बाय स्टेट, सर टैक्स जो है वो रियासत को लगाना चाहिए। विच हैज द जुरिस्डिक्शन ओवर द पर्सन टू रिकवर, ऐसी रियासत जिसका इख्तियार है कि आपसे वो टैक्स रिकवर कर सके। दैट इज इट शुड बी इम्पोज्ड बाय पार्लियामेंट इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में चूंकि पार्लियामेंट बाख्तियार है तो पार्लियामेंट जो है उसको टैक्स लगाना चाहिए। तो ऐसा अगर इंडिया की पार्लियामेंट पाकिस्तान पे टैक्स लगा दे, अजीब फजूल बात। इट इज लेविड फॉर अवामी मकासद, दैट इज टैक्सेस आर इम्पोज टू सपोर्ट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट्स। सर टैक्स के जो पैसे हैं ना वो हुकूमत के पास जाते हैं ताकि हुकूमत जो है वो उनको अवामी मकासद में इस्तेमाल कर सके, कोई हॉस्पिटल बना दे, कोई कॉलेज बना दे, कोई स्कूल बना दे, कोई यूनिवर्सिटी बना दे, कोई अंडरपास बना दे, तो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए बने। तो अच्छा टैक्स का निज़ाम जो है वो अवामी मकासद के लिए लगाया जाता है, अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं होता। टैक्सेस शुड बी चार्ज ऑन इनकम्स, ट्रांजैक्शंस और प्रॉपर्टी, टैक्स जो है वो इनकम पे लगता है, ट्रांजैक्शंस पे लगता है और प्रॉपर्टी पे लगता है। इनकम पे टैक्स कैसे लगता है मेरे भाई, जारी बात है जो इनकम है उस पर तो लगना ही लगना है। ट्रांजैक्शन भाईजान ये विद होल्डिंग के कुछ टैक्सेस हैं कि आप बैंक से पैसे निकलवाते हैं ना तो कभी कभार आपका टैक्स कट जाता है। और प्रॉपर्टी पे भी टैक्सेस लगता है, ये बात तो हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बहुत डिटेल में पढ़ ली हुई है। तो मेरे भाई ये एक अच्छे टैक्स कानून के करेक्टरिस्टिक्स हैं 9 जो कि हमने पढ़े, आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें फिर हम आगे चलते हैं। अल्लाह अकबर।
ओके उसके बाद है जी द प्रिंसिपल्स ऑफ ए साउंड टैक्स सिस्टम। एक अच्छा साउंड जो अच्छा टैक्स सिस्टम है वो क्या क्या उसके असूल होते हैं। फिजिकल एडिक्वेसी, वो कहता है कि भाईजान जो अच्छा टैक्स का निज़ाम होता है ना, करेक्टरिस्टिक्स तो हमने पढ़ लिए, लेकिन कैसे पता लगेगा कि भाई ये अच्छा टैक्स का निज़ाम है। वो कहता है द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू शुड बी सफिशिएंट टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट। वो कहता है कि भाईजान जो आपका टैक्स का रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है ना, वो इतना काफ़ी होना चाहिए कि वह हुकूमत के अखराजात को पूरा कर सके। Revenues of government should be capable of expanding or contracting annually in response to variations in public expenditure। वो कहता है कि अवाम पे जो अखराजात होने हैं उनको देखते हुए हुकूमत के जो ये रेवेन्यूज़ हैं ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कोविड के दिनों में आपने देखा था कि लोगों की इनकम्स जो है वो कम हो गई थी, तो हुकूमत ने फिर चीज़ों पर टैक्स भी ख़त्म किया था ताकि पता लग सके कि भाई लोगों इतना अफोर्ड नहीं कर सकते लोग, तो इसलिए हम अपने रेवेन्यू को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर दें, कम कर दें। और जब माशाल्लाह इकोनॉमी बूम पे होती है, चल रही होती है, तो फिर टैक्सेस लगा दिए जाते हैं कि लोग अब चूंकि अफोर्ड कर सकते हैं तो इसलिए हमारा रेवेन्यू जो है वो एक्सपैंड होना चाहिए। इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस, ये बात तो हमने पहले भी पढ़ ली है कि टैक्सेस चार्ज मस्ट बी बेस्ड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द सिटीजन टू पे। तो शहरियों की जो सकत होती है उसके मुताबिक जो है वो टैक्स लगना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, टैक्स लॉ शुड बी क्लियर एंड प्लेन टू टैक्स पेयर्स। टैक्स लॉ जो है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, सादा होने चाहिए। कैपेबल एंड वेल ट्रेन्ड पब्लिक ऑफिसर शुड इन्फोर्स इट। काबिल लोग इसको इन्फोर्स करें। टैक्स टाइम ऑफ पेमेंट शुड बी कन्वीनियंट, और टैक्स का अदायगी का वक्त कन्वीनियंट होना चाहिए। ये बात तो हमने पढ़ ली। ओके तो भाईजान जाहिर बात है कि क्लियर अगर टैक्स लॉज होंगे तो ही एक बंदा टैक्स पे करेगा ना, अगर क्लियर नहीं होंगे तो वो कहेगा यार जन्नू में जाए, इतना मुश्किल टैक्स मैं क्या करूं। और कैपेबल एंड वेल ट्रेन्ड पब्लिक ऑफिसर शुड इन्फोर्स इट। एफबीआर के लोग बड़े तालीम याफ्ता और तहजीब याफ्ता होने चाहिए। जाहिर बात है अगर आप उनके साथ डील करेंगे, आप कहीं गलती करते हैं तो आपको वो तरीके से गाइड करें बजाय इसके कि वो आपको गलत गाइड करें या बदतमीजी करें आपके साथ। जाहिर बात है फिर बंदा अवॉइड करता है ऐसे लोगों को। कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स, टैक्स लॉज शुड बी कंसिस्टेंट विद इकोनॉमिक गोल्स ऑफ द गवर्नमेंट। भाईजान अगर हुकूमत ने कोई मकसद तय किया है बजट के अंदर कि हमने ये काम करना है, तो फिर टैक्स का कवानीन भी उसके साथ होना चाहिए। अगर हुकूमत कहती है कि जी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क का डेवलप करना है और हमें चीज़ें बेहतर करनी है, तो फिर टैक्स भी उस तरह का होना चाहिए कि वो लोगों से पैसा इकट्ठा कर सके। द गोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज फॉर जनरल पब्लिक। और हुकूमत का गोल क्या होना चाहिए? आवाम की फलाह व बहबूद ही होना चाहिए और इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। एक दफ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम आप पढ़ लीजिए। ओके जी, टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन पाकिस्तान। फेडरल टैक्सेस इन पाकिस्तान आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। वो कहता है पाकिस्तान में टैक्स के निज़ाम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है जी डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स है जी। देखिए मैं आपको इसके बारे में भी इतना ज़्यादा बता तो नहीं सकता। जब मैं सेल्स टैक्स में जाऊंगा तो मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में फ़र्क क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स के बारे में वो बात करता है जी, इनकम टैक्स इज इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर एट स्पेसिफाइड रेट्स ऑन एवरी पर्सन हु हैज़ टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर। वो कहता है कि भाई इनकम टैक्स हर साल हर उस शख्स पर लगता है जिसकी कोई ना कोई टैक्सेबल इनकम है। टैक्सेबल इनकम फॉर चार्ज ऑफ टैक्स इज डिवाइडेड अंडर द फॉलोइंग हेड्स: सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। तो वो कहता है कि आपकी टैक्सेबल इनकम को इन 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो ये बात तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर कहते हैं जी कैपिटल वैल्यू टैक्स सीवीटी, कैपिटल वैल्यू टैक्स ऑन डिफरेंट ट्रांजैक्शन सच एज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ राइट्स। वो कहते हैं कि भाई डिफरेंट तरह की ट्रांजैक्शन, यानी कि जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे या जब आप कोई हकूक ट्रांसफर करेंगे तो उस वक्त एक कैपिटल वैल्यू टैक्स लगता है। ये दोनों डायरेक्ट टैक्सेस हैं जी। बस इतनी बात समझ लें कि डायरेक्ट टैक्सेस जिसका होता है वो खुद पे करता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जिसका होता है वो पे नहीं करता, कोई और पे करता है। बस ये इतनी सी बात आप ज़हन में रखें कि डायरेक्ट टैक्स वो है जो जिसका होता है वही पे करता है, और इनडायरेक्ट टैक्स है जी जिसका होता है वो पे नहीं करता, कोई और पे करता है। अब ये कैसे है, ये तो मैं सेल टैक्स में पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। फिर आगे जी सेल्स टैक्स, इसके बारे में मैं अभी कोई बात नहीं कर रहा, इंशाल्लाह हमने बहुत डिटेल से इसको पढ़ना है। इंशाल्लाह जनवरी में हम कहीं जाके इसको पढ़ रहे होंगे।
कस्टम ड्यूटी ये भी इनडायरेक्ट है जी। कस्टम्स एक्ट इन पाकिस्तान स्पेसिफाइज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन सर्टेन गुड्स। एक कानून है पाकिस्तान में कस्टम एक्ट का, सर ये नाम इन्होंने रखे हुए हैं, कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सेस चार्ज, रेगुलेटरी ड्यूटी, इनकम टैक्स, एडिशनल इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एडिशनल सेल टैक्स, वो सर सारे हैं टैक्सेस ही, सारे हुकूमत के पास ही पहुंचते हैं, बस नाम है डिफरेंट डिफरेंट। तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान में जो कस्टम एक्ट है वो स्पेसिफाई करता है कि कुछ चीज़ों पे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होगी। अ मेजर पोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू इज कलेक्टेड थ्रू दिस टैक्स। वो कहता है कि जी गवर्नमेंट के रेवेन्यू का जो मेजर हिस्सा है ना वो कस्टम ड्यूटी से आता है। फिर कस्टम ड्यूटी ना इंपोर्ट के टाइम पे लगती है मोस्टली, तो जो भी चीज़ें पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही हैं उन सब पे कस्टम ड्यूटी होती है और वो अपने हुकूमत को पे करनी होती है। द रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी इज डिटरमिन्ड बाय सोशो इकोनॉमिक फैक्टर। सर जो समाजी मुआशी हालात होते हैं मुल्क के उनको देखते हुए कस्टम ड्यूटी डिसाइड होती है। जैसे कोविड जब आया था तो उस वक्त वेंटिलेटर्स वगैरह पे उन्होंने कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी थी, मास्क पे ख़त्म कर दी थी, तो जितने भी मेडिकल की चीज़ें थी उन सब पे उन्होंने कस्टम ड्यूटी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी थी। तो ये हालात को देखते हुए ड्यूटी लगती है या ख़त्म होती है। अंडर दिस एक्ट हाई रेट इज अप्लाइड ऑन लग्जरी आइटम्स एज वेल एज लेस एसेंशियल गुड्स। वो कहता है कि भाईजान हम ज्यादा रेट उन चीजों पे लगा देते हैं जो कि लग्जरी होती हैं, जैसे कि लैंड क्रूजर है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसी है, या लेस एसेंशियल गुड्स या ऐसी चीजें जो कि कम जरूरी हैं। ओके, खाना पीना जरूरी है, दवाइयां जरूरी है, फार्मास्यूटिकल जरूरी है, मेडिकल इक्विपमेंट जरूरी है। ओके, तो ये जरूरी चीजें हैं, इन पे कम लगना चाहिए, और जो जरूरियात नहीं है, लग्जरीज हैं, उन पे कम लगना चाहिए। The import tariff on industrial plant and machinery is lower than that of consumer goods। वो ये बात करता है कि भाई अगर आप लैंड क्रूजर मंगवा लेंगे ना, कंज्यूमर गुड, ये कंज्यूमर गुड है। कंज्यूमर गुड क्या होती है? वो चीजें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस पे कस्टम ड्यूटी ज्यादा होनी चाहिए भाई। लेकिन लैंड क्रूजर बनाने वाली जो मशीनरी है अगर आप वो पाकिस्तान में मंगवाएंगे तो इस पे कस्टम ड्यूटी कम होनी चाहिए। क्यों? सर आप मशीनरी मंगवा रहे हैं, आप कल को पाकिस्तान में लैंड क्रूजर बनाएंगे, लैंड क्रूजर बनाएंगे तो फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी, फिर उसके बाद जाहिर बात है जब पाकिस्तान में लैंड क्रूजर बनाएंगे तो इसका मतलब है कि वो बाहर से नहीं आएगी। अगर वो बाहर से नहीं आएगी तो इट मीन्स कि डॉलर भी बाहर नहीं जाएंगे, और डॉलर बाहर नहीं जाएंगे तो आपके मुल्क का फायदा हो जाएगा। इसलिए वो कहता है कि भाईजान कैपिटल गुड्स जो इस तरह की होती है ना, जो कि चीज़ों को बनाने में काम आती हैं, उनको मंगाओ, बजाय इसके कि आप चीज़ें ही मंगा रहे हो। तो चीज़ें मंगाने का तो फायदा कोई नहीं ना, नुकसान ही है। उसके बाद है जी फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जी। अंडर एफईडी एक्ट टैक्सेस चार्ज एट स्पेसिफाइड रेट ऑन गुड्स प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। ये एक्ट आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन सीफैब में आप ये पढ़ेंगे कि ये टैक्स जो है ना ये लगता है, ड्यूटी लगती है, होता टैक्स ही है। जो चीज़ें पाकिस्तान में बनेंगी उन पर लगता है, गुड्स इंपोर्टेड इन पाकिस्तान, जो चीज़ें पाकिस्तान आएंगी उन पर लगता है, या पाकिस्तान में अगर आप कोई भी खिदमात देंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ये उन पर लगता है। ओके, तो ये सब चीज़ों पे एफईडी लगती है। द बेस ऑन विच टैक्स इज चार्ज मे बी द वैल्यू और रिटेल प्राइस और वेट। वो कहता है कि भाईजान जिन बेसिस पे टैक्स लगता है वो वैल्यू भी हो सकती है, वो रिटेल प्राइस भी हो सकती है, वो वजन भी हो सकता है। तो डिफरेंट मैकेनिज्म है जो कि हुकूमत ने बताए हुए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इज डन एज पर हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम। सर असल में प्रॉब्लम यह है कि दुनिया में जो चीज़ें हैं ना वो करोड़ों अरबों खरबों तादाद की हैं, ठीक है। अब आईफोन है, उसकी आईफोन की 50,000 किस्में हैं, तो भाई किस आईफोन पे कितना टैक्स लगेगा, इसकी ना एक बुकलेट है, बुक बना दी गई है जो पूरी दुनिया में चलती है, उसका नाम है जी हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे कमोडिटी यानी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन बता दी गई है और सबको एक एक अलग-अलग कोड दे दिया गया है। तो जब भी आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो देखा जाता है कि ये इस किताब के कौन से कोड नंबर में फॉल कर रही है, और उस कोड नंबर को डिसाइड करके फिर उसके आगे एफईडी का रेट लिखा होता है कि इस पर कितनी एफईडी लगेगी। तो ये काम ऐसे चल रहा होता है भाई। ऑल एक्सपोर्ट्स आर चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। एक्सपोर्ट्स पे कोई टैक्स नहीं होता भाई। ओके, अगली बात है जी हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज इन पाकिस्तान। मेरे ख्याल में ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, ये आप बस एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, ये कहानियाँ लिखी हुई हैं कि जी कब कानून बना था, 1860 में क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने क्या किया था। तो ये बात आप पढ़ लीजिएगा, मेरे ख्याल में इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो भाई मैं आज का लेक्चर बस इसी तरह ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में मैंने चैप्टर 1 काफ़ी ज़्यादा आपको पढ़ा दिया है। आप आराम से इसको तैयार करें। इंशाल्लाह कल की क्लास जो है ना, वैसे तो हमारी क्लास होती है 2 घंटे की है, लेकिन मुझे पता है यार आप लोगों का कि आप लोगों को ज़रा फिजिकल प्रेजेंस में चीज़ों की समझ आती है। मैंने इसीलिए आज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही चैप्टर ही पढ़ाया, और ये बात पहले भी डिसाइडेड थी कि मैं ये चैप्टर आपको फ्राइडे को पढ़ाऊँगा, सैटरडे को सॉरी पढ़ाऊँगा। ये फ्राइडे तो बाई चांस ही ऑफ हो गया। तो बहरहाल एनीवेज जो भी है, अब क्या हो सकता है। अच्छा, इसके पास्ट पेपर देख लेते हैं यार, पास्ट पेपर तो कर लेना।
आइए सफ़ा नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट एनी 4 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स विच द गवर्नमेंट अचीव्स बाय इंपोजिंग टैक्सेशन। तो ये पहले सफ़े में नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, वहां से 4 उठा लेंगे। डिस्कस एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम, सर ये भी पढ़ा है, वही फिजिकल एडुकेसी वगैरह। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट 1 ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ये आपके पास 9 इंडिपेंडेंट केसेस हैं, एक ऑब्जेक्टिव बता दें टैक्स लॉ का, ये आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, taxes are primary revenue yielding tools of the government of modern ages. State any 5 ways by which taxes can be used for the development of the country. तो अभी हम पढ़ के आए taxes are means of development, कोई से 5 पॉइंट लिख लीजिएगा। Briefly discuss 3 broad principles for levy of tax. तो levy of tax ये भी हमने पढ़ लिया, तो सारी बातें पढ़ी हैं, सिंपल है। Briefly explain any 3 indirect taxes applicable in Pakistan. सेल टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, FED है, अभी पढ़ के आए हैं। 6, briefly explain indirect tax applicable in Pakistan, रिपीट हुआ है। स्टेट 1 ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, चैप्टर के पहले सफे पे सारा कुछ दिया हुआ है। टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न एजेस। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट एनी 3 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव विद द गवर्नमेंट अचीव बाय इंपोजिंग टैक्सेशन, पहले सफे पे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव लिखे हुए। Besides financing government operational expenditure, taxation is also utilized as a tool to carry out the national objective of social and economic development. List any 5 non-revenue objective of taxation, पहला सफा। Briefly explain any 3 indirect taxes applicable in Pakistan, sale tax, custom duty, FED, सारा explain करना है। State any 5 ways through which taxes can be used for development of the country, tax as a mean of development लिखाएंगे आप। The primary objective of a tax system is to collect revenue. You are required to list the other objectives non-revenue which a tax system can achieve. तो सर मेरे ख्याल में वही देखें, घिसे पिटे सवाल रिपीट होते जा रहे हैं, सिंपल सा सवाल हैं। अगर आपने चैप्टर अच्छे तरीके से याद किया होगा तो बच जाएंगे, अगर चैप्टर याद नहीं किया होगा तो फिर जाहिर बात है फिर मसला होगा। तो ठीक है मेरे भाई, ये एक चैप्टर है, इस एक चैप्टर को याद कीजिएगा। इंशाल्लाह कल की क्लास में फिर हम अगला चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं देखता हूँ, हिसाब लगाता हूँ थ्योरी का कौन सा चैप्टर करना है, तो वो चैप्टर हम कर लेंगे। ठीक है जी, मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफ़िज़।